को यूं ही अनियंत्रित रूप से छोड़ा जाएगा या कि उसको कोई रेगुलेटर नहीं होगा, कोई उसकी नियामक इकाई नहीं होगी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है इसका अर्थ। लेकिन बाजार की प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप दिया जाना भी गलत है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर पेट्रोलियम आपको मान लीजिए $40 की लागत का पड़ता है, तो आप इसे $30 में कैसे बेच सकते हैं? और अगर $30 में बेचते हैं तो $10 का जो घाटा आप उठा रहे हैं, वो घाटा बढ़ते बढ़ते कुछ इतनी सीमा तक पहुंच जाएगा कि जहां पर संभवतः आपकी अर्थव्यवस्था उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जिस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सत्ता में थी, उस समय हमारा ऑयल पूल डेफिसिट जो था वो 18,000 करोड़ रुपए का था, और इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रिजीम चल रहा था, अर्थात जो पेट्रोलियम का मूल्य है, पेट्रोलियम का मूल्य सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, कृषि उत्पादों का मूल्य सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सरकार स्वयं व्यापार करेगी, सरकार हवाई जहाज चलाएगी, सरकार ट्रेन चलाएगी, सरकार ब्रेड बनाएगी। अब अगर सरकार ही ये सब काम करेगी तो फिर व्यापार क्या करेगा, बिजनेस वाले क्या करेंगे? यानी अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो बीच में हमने एक बहुत ऐसा मौका देखा जब हमारी नीतियां विफल होती हुई दिखाई दी, और उसके बाद 1991 में एक परिवर्तन हमारे सामने आता है कि बाजारोन्मुख नीतियां अपनाई गईं, और उन नीतियों का सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे आना शुरू हुआ, और आज आप देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। यहीं पर मैं जोड़ना चाहूँगा, ध्यान दीजिए कि एडम स्मिथ को अगर आप कूड़े की टोकरी में डाल दें, ये कह करके कि उन्होंने अर्थशास्त्र को ब्रेड एंड बटर साइंस कहा है, तो बेकार की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस विचार का अपना महत्व है। ये अलग बात है कि प्रारंभिक चरण में कोई भी विचार शायद उन सभी पक्षों को समाहित नहीं कर पाता जिन पक्षों को समाहित किया जाना बाद के अनुभव के आधार पर लगता है शायद आवश्यक था, लेकिन वो विचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ प्रॉफिट मोटिव की बात कही गई है, वहाँ लेसिस फेयर की बात कही गई है, अर्थात न्यूनतम नियंत्रण की बात कही गई है, बाजार का न्यूनतम नियंत्रण होना चाहिए। वहाँ इसी तरह से राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कही गई है। और इसी तरह से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जो मार्शल का विचार हमारे सामने आता है, तो मार्शल का भी ये कहना स्पष्ट रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र कल्याण का विषय है। ये अलग बात है कि पूरा कल्याण उद्देश्य नहीं है उसका, लेकिन जितनी भी क्रियाएं आप उत्पादन की करेंगे, चाहे उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, चाहे विनिमय हो, चाहे राजस्व हो, प्रत्येक क्रिया के मूल में समाज का कल्याण, मानव का कल्याण निश्चित रूप से आ जाएगा। उसे हम अलग करके नहीं रख सकते। और फिर तीसरा विचार जो रॉबिन्स का आता है, इस विचार की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। वास्तव में ये तो अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण विचार माना जाता है कि यह वो विषय है जो चुनाव करने की प्रक्रिया से गुजरता है। जब भी हम चुनाव की प्रक्रिया करते हैं तो अर्थशास्त्र का जन्म होता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि समस्या केवल दुर्लभता से नहीं होती, स्केर्सिटी से नहीं होती, समस्या प्रचुरता से भी होती है, अबंडेंस से भी होती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अबंडेंस समस्या बन जाता है। आपकी मेज पर अगर 4 या 5 टेलीफोन रख दिए जाएं, एक भी टेलीफोन ना हो वो तो दुर्लभता हो गई, लेकिन अगर 4 या 5 टेलीफोन रख दिए जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे, मैं इसको उठाऊं या इसको उठाऊं या इसको उठाऊं। तो दुर्लभता एक और यदि समस्या है तो प्रचुरता भी समस्या है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अर्थशास्त्र चुनाव करने का विषय है, और दूसरी बात महत्वपूर्ण है, ये एक पॉजिटिव सब्जेक्ट है। बेसिकली इसका ओरिएंटेशन पॉजिटिव है। और इसके आगे चलकर जो बात ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडल की सैमुअल्सन करते हैं, उस ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडल में हमें एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। वो ये है कि इट इज नॉट ए स्टैटिक साइंस, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट डीलिंग विद स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। जो स्थिर चर हैं उनके साथ ये विषय नहीं मिलकर चल रहा है, बल्कि ये उन चरों के साथ मिलकर काम कर रहा है जो सतत चलते हैं, मूविंग हैं। यानी हमारी लैबोरेटरी जो है वो बाजार है, और बाजार में प्रत्येक समय पर मूवमेंट होता रहता है, कार्य चलता रहता है। यानी जैसे इक्विलिब्रियम या संतुलन को परिभाषित करते हैं फिजिक्स में कि एक वजन को धागे से बांधकर लटका दीजिए और हिला दीजिए,
ये ऑसिलेशन लेगा लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में, फाइनली एक पॉइंट पर रुक जाएगा एंड दैट इज इक्विलिब्रियम, संतुलन। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार को बंद कर दीजिए, यह संतुलन नहीं है। अर्थात अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है कि गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति, यानी बाजार की क्रियाएं तो चलती रहें, लेकिन यदि वो क्रियाएं एक ही दर से हो रही हैं कुछ समय तक, तो वो स्थिति संतुलन की स्थिति कही जाती है। कहने का अर्थ ये निकला कि जो सैमुअलसन साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो ऐसे चरों के साथ अपने विषय को लेकर चलता है जो चर गतिमान है, निरंतर गतिमान है, जिनमें आगे बढ़ने की संभावना है, प्रगति की संभावना है, नाउ एंड इन द फ्यूचर। संसाधन भी बढ़ सकते हैं और विकल्प भी बढ़ सकते हैं, उनके प्रयोग भी नए नए आ सकते हैं, और इसी के साथ साथ वितरण का पक्ष वो अर्थशास्त्र में समाहित होता है। और इसी के साथ साथ एक और बात आती है आगे चलकर, और वो ये है कि मुद्रा ही आवश्यक नहीं है। समाज के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी बिना मुद्रा के काम चलता है। हमारे घरों में पुराने, हमें ननिहाल के किस्से याद हैं, धोबी कपड़े धोया करता था और पैसे कभी नहीं लेता था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्हें मामा कहते थे हमने कभी नहीं जाना उनकी जात क्या है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, सिर्फ मामा कह के जानते थे उन्हें। और वो जब गेहूं कटता था तो जितने बोरे चाहिए, 1 या 2 बोरे वो ले जाते थे, उससे ज़्यादा उन्हें ले जाना नहीं था, क्योंकि उन्हें 4 घरों से लेना, 5 घरों से लेना, उससे ज़्यादा उनकी आवश्यकता नहीं। तो वो भी एक अर्थव्यवस्था है जो अपने आप में पूर्ण अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं चुनाव की, स्केर्सिटी की, चॉइस मेकिंग की, तो एक और बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है जिसे समझना आवश्यक है, वो है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय की अवसर लागत अवश्य होगी। जैसे आज आप एक विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लेते हैं और मान लीजिए विश्वविद्यालय के बनाने में एक कह लीजिए कि 50 करोड़ रुपया लग जाता है, तो 50 करोड़ रुपया अगर विश्वविद्यालय के बनाने में न लगा होता तो संभवतः किसी अन्य योजना पर लगा होता। एक और दूसरे तरह से कह सकते हैं इस बात को, यदि इस 1 घंटे में आप यहां बैठकर इस लेक्चर में भाग न ले रहे होते तो कुछ और कर रहे होते। वो जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो जो छोड़ा गया अवसर है, उस अवसर की जो लागत है वो अवसर लागत कहलाती है। दुनिया में कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसकी अवसर लागत ना हो। यहां तक कि आप ध्यान देंगे कि कई बार किसी निर्णय की लागत बहुत बाद तक होती रहती है। अभी हाल में निकला था कि जो युद्धों के लागत है वो युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध की लागत से कई गुना हो जाती है। युद्ध के समाप्त होने के बाद वार विडोज को, युद्ध की विधवाओं को जो पेंशन दिया गया और जो रिहेबिलिटेशन में खर्च किया गया, वो राशि युद्ध की राशि से कम 6 गुनी थी। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि जो चॉइस मेकिंग की प्रक्रिया है वो बहुत संभल के करनी पड़ेगी। उस प्रक्रिया में किया गया एक छोटा सा निर्णय आगे चलकर इस स्थिति में हमें ला सकता है जहां पर कि हमें बाद में पछताना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अब उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हम अपनाएं, यह निर्णय करने का जिस समय आया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला हम पॉलिसी फॉलो करें। जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिनमें कि आप ये सिंगापुर वगैरह हैं, इन देशों ने एक्सपोर्ट प्रमोशन की नीति अपनाई, यानी निर्यात के संवर्धन की नीति अपनाई, और हमने अपने यहां इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति अपनाई। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति का परिणाम यह हुआ कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल पाया जितना बढ़ावा वहां पर मिला। और 1990-91 से इस नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया और आज आप देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स करीब करीब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बिंदु पर अब यह सवाल आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। तो सीधा सा उत्तर है, ये वो विषय है जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में चुनाव करते हैं, निर्णयन करते हैं। निर्णयन करने की जो प्रक्रिया है वो अर्थशास्त्र है। इस निर्णयन की प्रक्रिया के बहुत से अंग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसकी अवसर लागत। यह निर्णयन की प्रक्रिया जब आर्थिक क्षेत्र में होती है तो बाजार नाम की इकाई है
जो बाजार नाम की इकाई अपने एक तंत्र है उसका, उस तंत्र के हिसाब से चलती है, और बाजार का जो फंक्शनिंग है, जो बाजार के काम करने का तरीका है, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप अगर सरकार के द्वारा किया जाए तो उसका परिणाम खराब निकलता है, उचित नहीं होता है। अब जैसे देखिए हम अपने PSUs या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की तारीफ करते नहीं थकते थे। इन पर हमारा रुपया जो लगा हुआ था करीब 50,000 करोड़ रुपया लगा हुआ था, और जो इन पर कमाई आ रही थी वो थी 2.5%। 2.5% की कमाई आपको मिल रही है, और आप पार्लियामेंट में कहते हैं कि साहब हमारे ये जो है नवरत्न है और बड़ी ऊंची कमाई करके दे रहे हैं। ये वास्तविकता नहीं है, यह उन अवसरों की कहानी है जो अवसर छोड़े गए, जिन्हें की अनुचित रूप से प्रयोग किया गया। लेकिन समय के साथ विचारों में परिवर्तन होता है। एक समय में शायद वो अधिक उपयुक्त पाया गया। मैं अर्थशास्त्र को इस रूप में परिभाषित करता हूं, जैसे कि छोटा बच्चा है, माँ उसे गोद में रखती है, हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन वही बच्चा जब 21-22 बरस का हो जाएगा और माँ उस समय भी उसे गोद में रखकर संभालना चाहे तो शायद संभाल नहीं सकती है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था जब शैशव काल में होती है तो शासन तंत्र उसे चारों तरफ से गोद में रख के सुरक्षित करेगा, रेगुलेटेड रूप से चला सकता है, नियंत्रित रूप से चला सकता है। लेकिन वो अर्थव्यवस्था जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, युवावस्था में आती है, चलना चाहती है, तो उसे छोड़ना पड़ता है, और अगर उसे छोड़ा न गया, डीरेगुलेट न किया गया, तो वह फिर समस्या का कारण बन जाती है। तो यह अर्थशास्त्र के विषय के बारे में मूलतः विकास के कौन कौन से बिंदु थे, कौन कौन से चरण थे, और वास्तव में ये विषय क्या है, ये हमने आज की इस चर्चा में जाना।